नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस मोडिलेनी एंड मिलर अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। आपसे बोला गया है कि मोडिलेनी एंड मिलर अप्रोच जो है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का, आप उसको डिस्कस करिए। पहला बात हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अप्रोच है, ये जो बोला गया है मिलर अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, इनका अप्रोच क्या था। सिंपल सा बात है, मिलर का अप्रोच ये था, मिलर अप्रोच का थ्योरी जो है ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है, रेलेवेंस नहीं होता है किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के वैल्यू को जज करने के लिए। दैट मीन्स कि किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या होगा, ये इस पे नहीं, उसका डिसाइडिंग फैक्टर उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। उनका मानना था, या ये इस अप्रोच का मानना था कि किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल मिक्स है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है या वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है उस कंपनी के मार्केट वैल्यू का। और उन्होंने दूसरा एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने मिलर अप्रोच ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी, जब कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है तो क्या है, तो इस अप्रोच का मानना है कि फ्यूचर का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, फ्यूचर का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है किसी भी कंपनी का या फर्म का, वो डिसाइड करता है कि उस कंपनी का शेयर्स का दाम क्या रहेगा, उस कंपनी का स्टॉक का दाम क्या रहेगा, उस कंपनी का फर्म का वैल्यूएशन क्या रहेगा, उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, ये उसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सिंपल सा बात है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। फ्यूचर में उस कंपनी का अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो ऑब्वियसली उस कंपनी का मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, शेयर्स का, स्टॉक का दाम ज़्यादा होगा। और फ्यूचर में अगर उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सा बात है उस कंपनी का मार्केट वैल्यू नहीं होगा अच्छा, और नीचे की तरफ रहेगा। सिंपल सा अप्रोच था। एक तरीके से अपने आप में क्या, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आया समझ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को जस्ट एक क्रक्स बताया, रॉ बताया कि मिलर अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं इरेलीवेंट मानता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अप्रोच को, वो इरेलीवेंट मानता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि कैपिटल स्ट्रक्चर भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर या कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू। क्योंकि हम लोग भी पिछले टॉपिक से हम लोगों ने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर में इतना बड़ा सारा हम लोग का डिस्कशन हुआ। और मिलर अप्रोच ये कहता है कि किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता या उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है उस कंपनी के मार्केट वैल्यू को डिसाइड करने में। मिलर अप्रोच का मानना है कि किसी भी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर अच्छा है, फ्यूचर में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट दिख रहा है तो ऑब्वियस सा बात उस कंपनी का मार्केट वैल्यू, शेयर्स का दाम ज़्यादा रहेगा, स्टॉक का दाम ज़्यादा रहेगा। अगर फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई नहीं है, लो है, तो ऑब्वियस है उस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा, इट वुड नॉट बी दैट ग्रेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन, मोडिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच रिजेंबल्स टू दैट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये जो अप्रोच है तो कौन सा अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और क्या बोला, ये अप्रोच जो है वो एडवोकेट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलेवेंसी थ्योरी। इस अप्रोच के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है वो इरेलीवेंट है, वो मैटर नहीं करता है किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू को डिसाइड करने में। दिस सजेस्ट दैट द वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म इज इरेलीवेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। दैट मीन्स किसी भी कंपनी फर्म का जो वैल्यूएशन है वो उस कंपनी के वैल्यूएशन उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई उसका मिल नहीं होता है, वो इरेलीवेंट होता है। वेदर अ फर्म इज हाईली लेवरेज्ड or a low debt component in the financial mix, it has no bearing on the value of a firm। क्या बोला, किसी भी कंपनी का अगर हाई लिवरेज है दैट मीन्स कि अधिक डेट लिया हुआ या लो डेट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मिक्स में। बोला कि किसी भी कंपनी हाई लिवरेज है मतलब हाई डेट है उसके अंदर में, किसी कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में हाई डेट है, डिवेंचर्स ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, या फिर
लो डेट है, लो लोन है, लो डिवेंचर्स है, ये मैटर नहीं करता है उस कंपनी के वैल्यूएशन के लिए, या उस कंपनी का उस फर्म का क्या वैल्यू होगा ये डिसाइड करने के लिए ये मैटर नहीं करता है कि उस कंपनी का डेट कितना है, उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट कितना है, हाई है या लो है, ये डिसाइड नहीं कर सकता उस कंपनी का वैल्यूएशन। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोला, एमएम अप्रोच further states that the market value of the firm is affected by its future growth prospect apart from the risk involved in the investment। That means कि किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो किसी भी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा लगता है कि उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस सा बात है उसका मार्केट वैल्यू बेहतर रहेगा, उसके स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। द थ्योरी स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। ये मानना है इस थ्योरी का कि किसी भी कंपनी का जो वैल्यू है, किसी कंपनी का जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। कंपनी का फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, कंपनी का चॉइस क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी किस तरीके से फाइनेंस कराती है, कंपनी डेट फाइनेंसिंग कितना करवा के रखी है, ये सारे मैटर्स इरेलीवेंट हैं उस कंपनी के वैल्यूएशन के लिए। उस कंपनी के का वैल्यू क्या है ये निकालने के लिए ये सारे मैटर्स इरेलीवेंट हैं। फिर वही बात बोला गया घुमा के, इफ़ अ company has a high growth prospect, its market value is higher। अगर हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा, एंड हेंस इट्स स्टॉक प्राइसेस वुड बी हाई। इफ इन्वेस्टर्स डू नॉट सी अट्रैक्टिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन अ फर्म, द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फर्म वुड नॉट बी दैट ग्रेट। क्या बोला, अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़िया नहीं लग रहा है तो उस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होगा वुड नॉट बी दैट ग्रेट, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। फिर क्या बोला, एमएम अप्रोच इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ अ लिवरेज फर्म इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ अ अनलिवरेज्ड फर्म। एमएम अप्रोच का मानना है कि किसी भी लिवरेज फर्म का मतलब वो फर्म, लिवरेज फर्म किसको बोलते हैं पहले ये समझना, लिवरेज्ड फर्म उसको बोलते हैं जिस कंपनी में या जिस फर्म में डेट का फाइनेंसिंग ज़्यादा हो, जिस कंपनी या फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट ज़्यादा हो, जिस कंपनी या फर्म में उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन का या डेट का या डिवेंचर्स का कंपोनेंट ज़्यादा हो, उसे लिवरेज्ड फर्म कहा जाता है। और जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट या फाइनेंसिंग का कंपोनेंट या लोन का कंपोनेंट या डिवेंचर का कंपोनेंट ज़्यादा ना हो वो होता है अनलिवरेज्ड फर्म। तो एमएम अप्रोच का मानना है कि जो वैल्यू होता है लिवरेज फर्म का और जो वैल्यू होता है अनलिवरेज फर्म का दोनों का सेम ही होता है इफ़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर द सेम। एमएम अप्रोच के हिसाब से चाहे कोई कंपनी का के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट ज़्यादा हो या कोई कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट कम हो, फिर भी वो दोनों कंपनीज का वैल्यूएशन सेम हो सकता है अगर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है या उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सेम है। दैट इज इफ एन इन्वेस्टर परचेजेस शेयर्स ऑफ अ लिवरेज फर्म इट वुड कॉस्ट हिम द सेम एज बाइंग द शेयर्स ऑफ एन लिवरेज फर्म। इसका मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर शेयर्स परचेज करता है किसी लिवरेज फर्म का या वो शेयर्स परचेज करता है किसी भी अनलिवरेज फर्म का, तो उस कंपनी के शेयर्स पर, उस कंपनी के वैल्यूएशन पर, उस कंपनी या फर्म के वैल्यूएशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बोला, द इन्वेस्टर परचेज शेयर्स और लिवरेज फर्म, चाहे कोई भी इन्वेस्टर लिवरेज फर्म का शेयर खरीदे या अनलिवरेज फर्म का शेयर खरीदे, दोनों का कॉस्ट उसके लिए सेम पड़ेगा अगर दोनों कंपनीज का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सेम है। एजम्पशन क्या लिया गया, पहला पॉइंट
पहला एजम्पशन है देयर आर नो टैक्सेस। ये एजम्पशन है एमएम अप्रोच का कि कोई भी टैक्स का इन्होंने जिक्र नहीं किया। इनका एजम्पशन कोई टैक्स बोलकर कुछ नहीं होता है। सेकंड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एज वेल एज बैंक्रप्सी कॉस्ट इज नील। एमएम अप्रोच का मानना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, एमएम अप्रोच का मानना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो चाहे आप सिक्योरिटीज बाई करो या सेल करो, एज वेल एज बैंक्रप्सी कॉस्ट। बैंक्रप्सी कॉस्ट क्या होता है? बैंक्रप्सी कॉस्ट आप लोग फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहे हो। बैंक्रप्सी कॉस्ट सिंपल सा मतलब है जब कंपनी के पास में फ्यूचर में पैसा ना रह जाए देने के लिए, वो कंगाल हो जाए, उसके क्रेडिटर्स आके खड़े हो जाए गेट पे और बोले मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, और वो असमर्थ हो पे कर पाने में, तो उस कंपनी को बैंकरप्ट माना जाता है। वो कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ जाती है। बैंकरप्सी का मतलब सिंपल सा होता है कि उस कंपनी के एसेट्स को बेचकर, उस कंपनी के एसेट्स को बेचकर क्रेडिटर्स का या लेंडर्स का जिन्होंने लोन दिया है उन लोगों का पेमेंट पूरा किया जाता है, या डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस किया जाता है। ये होता है बैंकरप्सी। जब बैंकरप्ट हो जाता है कोई भी कंपनी या फर्म, तो बैंकरप्सी का मतलब उसके पास पैसा नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है, तो बैंकरप्सी का प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है बैंकरप्सी के प्रोसेस में कि आपका जो भी एसेट्स है उसको सेल करके, उसको बेच के डिवेंचर होल्डर्स का या लेंडर्स का या जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा वापस किया जाता है। ये होता है बैंकरप्सी। तो ऑब्वियसली बैंकरप्सी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिस भी कंपनी का डेट ज़्यादा रहेगा उसका बैंकरप्सी कॉस्ट को लेकर रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर आपका डेट ज़्यादा है, आपके पास लोन ज़्यादा है, डिवेंचर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में रिस्क बढ़ते जाएगा आपका। तो क्या बोला? ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ एज वेल एज बैंकरप्सी कॉस्ट इज नील। दैट मीन्स कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे माना गया है सिक्योरिटीज़ परचेज करने का और सेल करने का, वो नील माना गया है। कोई पैसा नहीं लगता है सिक्योरिटीज या शेयर्स को परचेज करने में। तीसरा एजम्पशन क्या है? देयर इज सिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस मीन्स दैट इन्वेस्टर विल हैव टू एक्सेस टू सेम इन्फॉर्मेशन दैट अ कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टर वुड बिहेव रैशनली। ऑब्वियसली यहाँ पे ये माना गया है कि इन्वेस्टर को सेम एक्सेस मिलेगा, सेम इन्फॉर्मेशन रहेगा जितना कि किसी कॉर्पोरेट को रहता है या इन्वेस्टर के पास में रहता है, या इन्वेस्टर्स के पास में रहता है। दोनों रैशनली बिहेव करेंगे। चौथा, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द सेम फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनीज। चौथा एजम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लोन लेने का एक तरीके का जो कॉस्ट है वो सेम रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। एंड पांचवा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन माना गया है कि डेट फाइनेंसिंग जो है, डेट फाइनेंसिंग मतलब डिवेंचर से लोन के थ्रू अगर फाइनेंस करते हो, तो डेट फाइनेंसिंग डज नॉट अफेक्ट कंपनीज EBIT। डेट फाइनेंसिंग कंपनी के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को अफेक्ट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कुछ प्रपोजिशंस दिए हुए हैं MM अप्रोच का। क्या दिया है? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। MM अप्रोच का मानना है कि किसी भी कंपनी का जो टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल MB है, किसी भी कंपनी का जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से। और क्या मानना है कि किसी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंडिपेंडेंट है उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज गिवन बाय कैपिटलाइजिंग द एक्सपेक्टेड स्ट्रीम ऑफ ऑपरेटिंग अर्निंग्स एट अ डिस्काउंट रेट कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट फॉर इट्स रिस्क क्लास। टोटल मार्केट वैल्यू जो किसी भी फर्म का होता है, टोटल मार्केट वैल्यू जो किसी भी फर्म का होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय कैपिटलाइजिंग द एक्सपेक्टेड स्ट्रीम ऑफ ऑपरेटिंग अर्निंग्स। दैट मीन्स कि किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा MM अप्रोच के अंदर में कि फ्यूचर का अर्निंग उसका क्या है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम क्या रहेगा, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग अर्निंग क्या रहेगा, उसको कैलकुलेट करके, और कैपिटलाइजेशन दैट मीन्स उसको कैलकुलेट करके उसको कैपिटलाइज करके जो अमाउंट आएगा वो माना जाएगा इस कंपनी का मार्केट वैल्यू। दैट मीन्स कि आपका फ्यूचर अर्निंग क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसके बेसिस पर किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू डिसाइड किया जाएगा अंडर MM अप्रोच। सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ प्योर इक्विटी स्ट्रीम प्लस अ प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। किसी भी इक्विटी का कॉस्ट जो होगा वो इक्वल होगा उस
प्योर इक्विटी के कैपिटलाइजेशन रेट से प्लस जो प्रीमियम मिलेगा उस फाइनेंशियल रिस्क को लेने के लिए। दैट मीन्स वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम। और क्या बोला, द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज विथ मोर डेट कंटेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और एमएम अप्रोच का मानना है कि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ते जाता है जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंटेंट बढ़ते जाता है। एज अ रिजल्ट KE इंक्रीजेज इन सच अ मैनर। और इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस तरीके से बढ़ता है so as to set off exactly the use of less expensive source of debt fund। और इसलिए कॉस्ट इक्विटी का इसी तरीके से बढ़ता है इन सच अ मैनर कि जो डेट फंड का कॉस्ट है वो लेस एक्सपेंसिव हो जाए, उसको न्यूट्रलाइज या सेट ऑफ कर सके या ट्रेड ऑफ कर सके। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू K0 प्लस डेट बाई इक्विटी। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में फॉर्मूला का रियल इम्प्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट बोला, द कट ऑफ रेट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फाइनेंसिंग। जो कट ऑफ रेट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंडिपेंडेंट रहेगा कि उसके मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, किस मोड में फाइनेंस किया जा रहा है। Hence, every investment proposal can be evaluated at the rate applicable for such type of firms। That means कि जब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का इवेल्युएशन किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, इन्वेस्टमेंट का आपके पार कहाँ किया जाए, बजट कितना है, इन सारे डिसीजंस को लेते हैं टाइम, मोड ऑफ फाइनेंसिंग मैटर नहीं करता है कि कहाँ से आप फाइनेंसिंग करवा रहे हो, लोन के थ्रू या डिवेंचर्स के थ्रू, क्या है मोड ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिवरेज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यूज। फाइनेंशियल लिवरेज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है उस कंपनी के मार्केट वैल्यूज पर, विच रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल फॉर्म्स इन द सेम रिस्क क्लास। एमएम अप्रोच का मानना है कि कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज अगर ज़्यादा है या डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा है या यूँ कहें लोन ज़्यादा है या यूँ कहें कंपनी में डिवेंचर्स, कंपनी का डिवेंचर्स मार्केट में ज़्यादा है, तो उससे उस कंपनी के वैल्यूएशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन केस सच फॉर्म्स है डिफरेंट मार्केट वैल्यूज़। अगर ऐसा हो, मान लो कि इन कंपनी का मार्केट वैल्यूज डिफरेंट है, इन कंपनीज का मार्केट वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो इन्वेस्टर्स विल बाई एंड सेल शेयर्स। तो भी इन्वेस्टर्स जो है उस खरीदेंगे और सेल करेंगे शेयर्स को, उसके लिवरेज के इफेक्ट को इग्नोर करते हुए कि उस कंपनी का डिवेंचर्स कितना है, उस कंपनी का मोड ऑफ मार्केट में फाइनेंस के थ्रू कितना है। दैट मीन्स एक कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका डेट कितना है, लोन कितना है, ये इग्नोर करते हैं इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज और सेल करते हुए। ये था आपका एमएम अप्रोच।